अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट देख लेते हैं। So Compton effect is a process in which incident photon of frequency f is scattered by stationary electron and scattered photon has its frequency less than the original photon। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कॉम्पटन इफ़ेक्ट है और ये क्या कहता है कि आपके पास एक इनकमिंग फ़ोटोन आएगा और ये किसी इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होगा और स्कैटर होने के बाद इनकमिंग फ़ोटोन की अगर फ्रिक्वेंसी एफ़ थी तो एफ़ डैश हो जाएगी, वेयर एफ़ डैश इज़ लेस देन एफ़। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो वेव थ्योरी है, क्लासिकल वेव थ्योरी, उसके मुताबिक नहीं हो सकती थी। सो उसकी एक्सप्लेनेशन भी क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हुई। हमने देखा कि क्वांटम और क्लासिकल थ्योरी में मेन डिफरेंस क्या है कि क्लासिकल थ्योरी वेव को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज वेव की तरह ट्रीट करती है और उसकी एनर्जी जो है उसके वेव फ्रंट्स के ऊपर लाइक डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करती है। सो जो पार्टिकल है वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है और एनर्जी इम्पार्ट करता है जैसे कि कोई यानी पार्टिकल करता है। सो यानी ये कि जो वेव है वो उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सो इट टेक्स सम टाइम फॉर द एनर्जी टू गेट अब्जॉर्ब, बट फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स सिंस द पार्टिकल दिस वेव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर having quanta or particle, तो they instantly get absorbed। अब ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ विल कॉज एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स टू ऑसिलेट विद सेम फ्रिक्वेंसी। सो ये होगा कि ये जिस भी मटेरियल के ऊपर जाके ये फोटोन गिर रहा है जहाँ पे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो कहते हैं कि ये वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा और उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, जो कि इनकमिंग फोटोन की फ्रिक्वेंसी थी, सो इनकमिंग फ़ोटोन जो है वो किसी फ्रिक्वेंसी एफ़ के साथ आ रहा था, इसी फ्रिक्वेंसी के साथ ये फ़ोटोन जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी जगह पर। और फिर क्या होगा कि ये वाइब्रेट करके तो सच स्कैटर रेडिएशन, तो अब क्या होगा कि दीज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन विल सब्सिक्वेंटली रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द सेम फ्रिक्वेंसी। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। वाइब्रेट करने के बाद ये वाइब्रेशन जो है एनर्जी की फॉर्म में फिर से यहाँ से निकलेगी और ये एनर्जी भी सेम फ्रिक्वेंसी की होगी जिस फ्रिक्वेंसी का इनकमिंग फ़ोटोन था। हाउएवर द इंटेंसिटी इज़ वीक, और ये कि जो आउटगोइंग फोटोन है यानी स्कैटर्ड फोटोन है उसके मुकाबले में उसकी जो वो होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होना ये चाहिए कि इनकमिंग फोटोन के मुकाबले में आउटगोइंग की इंटेंसिटी थोड़ी लो होगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हुआ है और फिर जो है वो री इमिट हुआ है। Thus, according to the theory, scattered X-rays should have the same frequency but less intensity. But this is not true। हम देखते हैं कि and their frequency changes। So quantum mechanically, to explain this effect, Compton applied quantum theory of light with the assumption that incident photon possess momentum, ठीक है। Since it's a particle, it possesses momentum। Theoretical interpretation of decrease in frequency was given by Compton himself। He supposed that if the scattering process were considered to be collision between a photon and electron, so a photon being a particle, when it collides with electron, the electron would absorb energy due to recoil, and the scattered photon would have less energy and therefore uh, uh, lower frequency than the incident photon। So ये कि आपका जो इनकमिंग फोटोन है इट विल गेट एब्जॉर्ब, इट विल लाइक स्ट्राइक विद द इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी को लेके स्कैटर्ड होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द फोटोन गेट स्कैटर्ड, सो द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन दैट यूजेज दैट एनर्जी टू गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ वट एवर इट वॉज डूइंग। सो वो आप खुद भी स्कैटर्ड हो जाएगा। सो जैसे ये आपके पास इसका सेटअप है, यानी आपकी डायग्राम है जिसमें कि इनकमिंग फोटोन हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, मोमेंटम एच एफ ओवर सी, इट स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन। और बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन जो है इज़ अ पार्ट ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलोन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मटेरियल। सो यहाँ से ये इसको नॉकआउट कर देगा। सो इलेक्ट्रॉन विल फाइनली मूव इन अ डायरेक्शन थीटा, हैविंग एंगल थीटा विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। सो ओरिजिनल डायरेक्शन मींस द डायरेक्शन इन विच द इंसिडेंट फोटोन इज कमिंग। सो उससे एंगल थीटा के ऊपर ये स्कैटर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जबकि यही फोटोन
with higher wavelength and lower frequency, it will scatter in another direction, making an angle phi with the original beam direction. एंड ऑल्सो आप देखेंगे यहाँ पे हमने एच एफ लिखा है, हमने एच एफ डैश कर दिया यहाँ पे, सो एफ डैश इज़ लेस देन एफ, सो फ्रिक्वेंसी लेस हो जाएगी मतलब, और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो पहले आप देखेंगे ये हमने इसको ऐसे बनाया है और अब हम इसकी वेवलेंथ जो है उसको इंक्रीज़ करके बना रहे हैं. सो दिस इज़ स्कैटर्ड फोटोन. अब इससे भी कुछ कंक्लूजन हमने निकाले और उनको फिर हम जो है वो देखते हैं. So first one is the radiation of frequency f consists of photon of energy hf and momentum p. The electrons are assumed to be free and stationary. ठीक है, part of a material but free and stationary. The collisions between high energy photon and electron is elastic. ठीक है, this is elastic collision, that is their energy is is conserved, the kinetic energy. This shows the diagram of Compton scattering. An X-ray photon of energy hf strikes an electron at rest. On collision, the photon loses some energy, which is taken up by electron. ठीक है, तो कहता है कि let's according to this setup, photon scatter with angle phi, this angle theta. So हम अगर energy conservation apply करते हैं यहाँ पे, so on the left side we have photon and rest electron at rest. So photon का moment की energy लिख देंगे hf, और this is the energy of the electron at rest, m naught c square. ठीक है, ये उसकी जो mass की वजह से energy होती है. So this is equal to स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच एफ डैश प्लस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर. इसके साथ हमने एम नॉट नहीं लिखा, दिस इज़ एम. ठीक है, एम इज़ डिफरेंट देन एम नॉट सिंस नाउ द इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग, इट्स नाउ इट्स नॉट रेस्ट मास. ठीक है, सो यहाँ से एम सी स्क्वायर आपके पास आ गया, इसके इक्वल आपने इसको उठा के उधर लेके गए और ये बना दिया. ठीक है, सो दिस इज़ योर वन ऑफ द इक्वेशन. नेक्स्ट चलते हैं. सो यहाँ पे क्या है कि अब हमने इसी इक्वेशन को, जो हमने ऊपर ये जो इक्वेशन बनाई थी, इसको हमने स्क्वायर कर दिया है. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1.1. दिस विल बी यूज्ड नेक्स्ट. फिर हम अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो उसी तरह जैसे हमने उसमें चलें, आई थिंक मैं किसी और टॉपिक के बारे में वो हमने आपके साथ नहीं पढ़ा हुआ, जो मतलब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. तो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. एच एफ ओवर सी, हमने मोमेंटम को देखा ना कि वो एच एफ ओवर सी है. सो अगर आपको नहीं पता तो हमें पता है ई इज़ इक्वल टू एच एफ होता है. और वी ऑल्सो नो दैट, वेट अ सेकेंड, लेट मी टेक अ पेंसिल. सो लेट्स सी, हमें पता है कि ई इज़ इक्वल टू एच एफ होता है, और ऑल्सो पी जो है वो एम टाइम वी होता है, तो हम इसको सी भी कह सकते हैं ना, फॉर लाइट. सो एंड ऑल्सो वी नो दैट ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो दैट इज़ एच एफ इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एंड यहाँ से एम सी को मैं पी पुट कर सकती हूँ. सो एच एफ इज़ इक्वल टू पी टाइम्स सी, ऐसे लिख सकते हैं. सो पी इज़ इक्वल टू एच एफ ओवर सी. सो दिस इज़ मोमेंटम. सो ये इनकमिंग फोटोन का मोमेंटम है, प्लस दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम क्या था, वो तो रेस्ट पे है ना, तो उसका मोमेंटम तो ज़ीरो होगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो. सो ये उसका मोमेंटम है. अब ये इस तरफ जो है सारे स्कैटर्ड हैं, तो स्कैटर्ड वाले फोटोन का मोमेंटम क्या क्या होगा, एच एफ डैश ओवर सी. और स्कैटर्ड वाले, और उसका एंगल क्या है, जिस एंगल पे वो स्कैटर्ड हुआ, कॉज ऑफ फाई. ये देखा ना आपने यहाँ पे. सो यहाँ पे कॉज फाई और ये उसका मोमेंटम. और कॉज क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. हम पहले पैरेलल टू दी बीम डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि जो हमारे स्कैटर्ड फोटोन है वो एंगल पे स्कैटर्ड हुआ है, तो हम देखेंगे उसके दोनों पार्ट्स देखेंगे, नहीं पैरेलल वाला भी और परपेंडिकुलर वाला भी. ठीक है, सो पैरेलल वाले में इनका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखेंगे और परपेंडिकुलर वाले में इनका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखेंगे, क्योंकि ये किसी एंगल पे हैं. देयरफॉर वी हैव टू सी बोथ डायरेक्शंस.
अब ये जो है ये आपका जो फोटोन इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ था ये उसका मोमेंटम है एम वी कॉज ऑफ थीटा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। यहाँ से आप कॉस 0 1 आ गया और सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी आ जाएगा साथ में एम वी सी कॉज ऑफ थीटा। सो यहाँ से एच एफ आपके पास आ जाएगा इसके बराबर। अच्छा, इसको फर्दर आप एम वी कॉज सी कॉस थीटा को सेपरेट कर लें। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.2 बन गई। हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन देख रहे हैं, अब साइन थीटा देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा इस तरफ एच एफ साइन एच एफ ओवर सी साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो फोटोन है तो स्ट्रेट जा रहा है ना, तो 0 डिग्री पे जा रहा है, तो कॉस भी 0 होगा, इसके लिए साइन भी 0 होगा, 0 डिग्री पे जा रहा है। ये जो है ये फाई और थीटा डिग्री पे जा रहे हैं, सो इनके लिए हम साइन साथ में इस तरह लिख देंगे, साइन ऑफ फाई और ये साइन ऑफ थीटा। साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन सी को मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी सी साइन थीटा बन जाएगा और ये आ जाएगी आपके पास इस तरह। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना हमने। सो क्वेश्चन नंबर 1.2 और 1.3 को स्क्वायर करें और ऐड करें तो एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में मिलके 1 बन जाएंगे। जबकि इस तरफ क्या होगा एच एफ और एच एफ डैश कॉस थीटा और एच एफ डैश साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.4। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1.4 और 1.1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो यानी हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ देखेंगे और इसकी वैल्यूज़ देखेंगे और उनका आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एम स्क्वायर सी 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया एम स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल दिया है। सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर निकालने से आपके पास अंदर क्या रह गया, इसकी वजह से सी स्क्वायर रह गया और सॉरी इसकी वजह से वी स्क्वायर रह गया और इसकी वजह से सी स्क्वायर रह गया। तो ये आपने देख लेना, इट्स वेरी इजी। आप इनको माइनस करेंगे तो आप एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल सकेंगे इस तरह से। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या किया हमने, ये वाली क्वांटिटी वैसे ही आ गई है, ठीक है, बाकी रह जाती है ये क्वांटिटी और इधर से आपके पास ये क्वांटिटी, ये दोनों भी वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे सो इस तरफ हमारे पास है जी 2m0। सो ये वैसे ही आ गया। अब हमारे पास रह गया ये वाली क्वांटिटी इधर से और इधर से ये वाली क्वांटिटी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने सॉरी इधर से 1.4 है ना, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया वैसे ही और ये क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं और आई थिंक ये वाली क्वांटिटी। तो इसको हम करते हैं लेट्स से दिस, ये चीज़ क्या बन जाएगी एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, और रादर नॉट स्क्वायर बट सिंपली एफ एंड एफ डैश। ये तो बेसिकली स्क्वायर नहीं आएंगे, सो ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एफ स्क्वायर एंड एफ एंड एफ डैश, सो 2h। सो बेसिकली मैंने इसका ये स्क्वायर खोला है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है 1.4 में एच स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर और फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो तो इससे कैंसिल हो जाएंगी ना, और बाकी रह गया ये। तो ये और ये इनमें इनको हमने यूँ लिख दिया है, ये देखें 2h स्क्वायर एफ डैश, ये कॉमन निकाला हमने, यहाँ माइनस है, इसके साथ -1 आ जाएगा। सो माइनस हमने बाहर निकाल दिया, सो 1 माइनस कॉज ऑफ फाई, तो ये रहा कॉज ऑफ फाई और ये चीज़ हमने कॉमन ले ली है, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉज ऑफ फाई, ठीक है। और बाकी हमने देखा कि ये वाला तो हमने वैसे ही लिख लिया था और ये भी हमने वैसे ही लिख लिया। सो दिस इज़ दी सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे आप m की जगह m की रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला लिखेंगे, m नॉट ओवर दिस थिंग, और यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये रूट है और इस तरफ अगर आप स्क्वायर है और इसको सी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पे भी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। इस सारे का हमने जो है ना वो क्या किया है, स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर ऑलरेडी था, हमने वो रूट के साथ कैंसिल कर दिया। सो इसका स्क्वायर आ गया m नॉट का, जबकि इसका रूट कैंसिल हो गया। सो ये चीज़ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा m नॉट स्क्वायर c4, ये आ जाएगा m नॉट स्क्वायर c4, जबकि यहाँ पे m नॉट स्क्वायर c4 पहले ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्वेश्चन रह जाएगी सिर्फ ये दो।
आप इनमें से एक को एक तरफ ले जाएं, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। और फर्दर अब हम क्या करेंगे कि इसको एफ़ और एफ़ डैश को इसके नीचे ले आए हम, और इसका ये एलसीएम है, इसको आप सिंपली लिखें तो ये 1/f डैश माइनस 1/f आएगा, जबकि ये इस तरफ यूँ होगा। एच फर्दर आप एफ़ को लेमडा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको अगर याद हो तो जो सबसे पहले आपने कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ा था इन एफएससी, उसमें हमारे पास क्या था कि वो शिफ्ट जो है वो लेमडा की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, तो वेव लेंथ में शिफ्ट। सो उसके लिए आपने इसको लेमडा बनाया। लेमडा आपको पता है एफ वी इक्वल टू एफ लेमडा के मुताबिक ये वाला बनेगा। वी को आपने सी लिख लिया। सो यहाँ से फर्दर सी को आप उधर ले जाएं, ठीक है। ये एक सी कैंसिल हो जाएगा, इधर सी स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास। और सो कहता है कि ये लेमडा डैश माइनस लेमडा, दिस इज़ कॉल्ड द शिफ्ट इन द वेवलेंथ। तो पहले जो वेवलेंथ थी वो लेमडा थी, फिर लेमडा डैश हो गई आपके पास, ठीक है, जो लॉन्गर वाली वेवलेंथ है। सो लेमडा माइनस लेमडा डैश इज़ द शिफ्ट इन द वेवलेंथ। जो भी हमारे पास वेवलेंथ में चेंज आया है ये वो है, एंड दिस इज़ इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। सो एम नॉट सी स्क्वायर नहीं, एम नॉट सी, और ये आ गया आपके पास इस तरफ। अब 1 माइनस कॉज ऑफ फाई को आप साइन स्क्वायर फाई बाई 2 लिख सकते हैं, दिस इज बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। और फर्दर द एक्सपेरिमेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा मेजर्ड बाय कॉम्पटन फॉर अ गिवन थीटा फाई कैन बी फाउंड इन एक्सेलेंट एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। सो बेसिकली जो भी हमने मैथमेटिकली ये सॉल्व किया है, जो हमने थ्योरी अप्लाई किया इसके ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट साथ एग्रीमेंट में थी। So this is the like the description of the mathematical description of Compton shift या Compton scattering। कहते हैं फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, यानी अगर आपके पास फोटोन आए इस तरह और वो यूँ स्कैटर्ड हो जाए 90 के एंगल के साथ, तो आपके पास दिस थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट 1, और आपके पास आ जाएगा लैम्डा सी इज इक्वल टू दिस। This wavelength is called Compton wavelength. In terms of Compton wavelength, Compton shift can be represented as, so 2 h over m naught h over m naught c को हमने लिख दिया this lambda c, ठीक है। सो अच्छा, ये 2 जो है ये बेसिकली इस फॉर्मूला की वजह से आया ना, तो हमने दोबारा इसी वाले फॉर्मूला में अगर हम लिखें इसको, तो h ओवर m नॉट c जो है हमारे पास लैम्डा c आ जाएगा। जब हमारे पास एंगल फाई जो है वो 90 होगा, सो cos 90 0 और 1 माइनस 0 इज़ 1, सो h ओवर m नॉट c। तो लेमडा डेल्टा लेमडा, तो इसको हमने लिख दिया लेमडा सी। सो डेल्टा लेमडा विल बी इक्वल टू लेमडा सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाइव, ठीक है जी। सो मैक्सिमम अब कुछ केसेस का देख लेते हैं। तो मैक्सिमम शिफ्ट कब आएगा, जब आपके पास ये जो चीज़ है ये मैक्सिमम होगी। सो 1 माइनस कॉज ऑफ फाइव, ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये 1 होगा और इनफैक्ट -1 होगा, तभी ये 1 + 1 2 होगा ना। सो कॉज ऑफ 180 पर ही कॉज -1 होता है। सो इसका मतलब है कि मैक्सिमम शिफ्ट कब आएगी, जब आपका फोटोन आ रहा है और वो रिकॉल हुआ 180 डिग्री पर, ठीक है, टकराया और वापस चला गया। सो तब मैक्सिमम उसमें जो है ना वेवलेंथ का चेंज आएगा, या मैक्सिमम एनर्जी उसकी जो है वो लूज़ होगी। सो h ओवर m नॉट c 1 माइनस दिस -1 आ गया, ये 2 हो गया, ये दिस इज़ 2, सो 2 ओवर m नॉट c 2h ओवर m नॉट c, ये हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ का शिफ्ट होगा। सिमिलरली मिनिमम शिफ्ट कैसे होगा, जब ये आपके पास ये चीज़ 0 हो जाए, जिसमें थीटा इन्वॉल्व हो, चीज़ 0 हो जाए। और वो 0 कब होगा, cos 0 पर, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 होगा। सो ठीक है, ये आपने इस हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ पे cos के साथ 1 भी है, आपने cos 0 रखना है तो वो 1 आएगा। सो 1 माइनस 1 इज़ 0, सो दिस इज़ 0। एंड मिनिमम शिफ्ट में ये होगा कि आपके पास फोटोन आया और उसको आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, वो डायरेक्ट वहाँ से गुजर गया है, कुछ भी एनर्जी ट्रांसफ़र किए बगैर। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको उसने कुछ वेवलेंथ में जो शिफ्ट है वो दिखाए हुए हैं। जब एंगल 0 पर कॉस जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा मिनिमम वाला एनर्जी वाला मिनिमम लैम्डा वाला केस, तो उसमें cos 0 है, तो यानी ये कि फ़ोटोन आया और वो सीधे चला गया। तो उसमें आपके पास एक ही पीक बन रही है। जब 45 पे जा रहे हैं तो 2 पीक बन रही हैं, और हम देखें कि यहाँ पर तो ये इसकी इंटेंसिटी हाई थी, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी भी लो हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे 90 पर ये जो इनकमिंग फ़ोटोन होगा वो अपनी मतलब ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगा। इसी तरह जो 135 डिग्री पर
देर इज़ और जैसे हम नीचे जा रहे हैं एंगल इंक्रीज़ कर रहे हैं, देर इज़ अ लार्जर शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा लैम्डा यहाँ बहुत कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, 35 पे और ज़्यादा है, ठीक है, 180 पे सब ज़्यादा होता है। और आपके पास दो डिस्टिंक्ट पीक्स हैं, जिसका मतलब है कि एक जो है वो आपकी इनकमिंग फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है वो आउटगोइंग फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Compton theory does not explain the presence of X-rays of same wavelength in the scattered radiation as the incident X-rays. It has been observed that the intensity of the modified X-rays is greater than that of the unmodified for light elements. But so ये इसकी इसकी लिमिटेशंस हैं कि कुछ फिनोमेना थे जिनमें कि ऐसा हो रहा था, जैसे इसमें इसने बताया कि जो आउटगोइंग वेव थी उसकी इंटेंसिटी ग्रेटर देन थी इनकमिंग वेव के। बट फॉर हैवी एलिमेंट बट दिस इज वॉज फॉर लाइट एलिमेंट, हैवी एलिमेंट्स के लिए द रिवर्स रिजल्ट वॉज बीन ऑब्टेन, ठीक है। सो दिस ऑब्जर्वेशन आर नॉट एक्सप्लेन बाय द कॉम्पटन थ्योरी। सो दिस इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। आपके पास इसके अलावा इसी तरह का एक टॉपिक है जिसको हम जो कि है जी पेयर प्रोडक्शन, तो हम पेयर प्रोडक्शन को देखेंगे।